नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था की, आपकी, मेरी, हम सब की माली हालत की। कोरोना काल में हम जूझ रहे हैं, परेशान भी हैं। तो ऐसे में अब सरकार ने एक फेस्टिवल ऑफर की घोषणा की है। फेस्टिवल ऑफर, आप बाजार में जाते हैं ना, अब त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, बाजार में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, कहीं भी कुछ खरीदारी करने जाएंगे तो हर कोई आपको लुभाने की कोशिश करता है। फेस्टिवल ऑफर है जी, इतना डिस्काउंट दे देंगे, 2 खरीद लीजिए, 1 सामान और आपको मुफ्त दे देंगे। सरकार ने भी कुछ ऐसा ही एक फेस्टिवल ऑफर की घोषणा की है आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की। अब मैं थोड़ा इसके अतीत में जाता हूं और फिर घोषणा भी आपको तफसील से समझाने वाला हूं। दरअसल इस संकट काल में, संक्रमण काल में, आपदा काल में देश की अर्थव्यवस्था ने सबसे बड़ा गोता खाया है अपने आजाद इतिहास का। 23.9% गोता खा गई हमारी विकास दर। बेरोजगारी का संकट है, नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, खरीदारी नहीं हो रही है, अनलॉक लगातार किया जा रहा है। 5 चरण में अनलॉक हो चुकी है इकॉनमी, लेकिन खरीदार नहीं है। दुकानें खुली हैं लेकिन कोई ग्राहक नहीं है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह, जो जानकार हैं अर्थव्यवस्था के, वो ये कहते हैं कि अनिश्चितता का माहौल है, भरोसे की कमी और लोगों की जेब में पैसा नहीं है। पैसा है भी तो अभी उसे होर्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं अपने खर्च को, क्योंकि लोगों को यह नहीं मालूम कि यह आपदा काल और कितना लंबा खिंचेगा। तो पैसा जिसके पास है भी, वो भी खर्च नहीं कर रहा है। और इसलिए अर्थव्यवस्था के जानकार कह रहे हैं कि सरकार को लोगों की जेब में पैसा देना होगा। सरकार का यह तर्क है, देखिए हमने राहत पैकेज दिया था मई में, आपको ध्यान है, 5 दिनों में चरणबद्ध तरीके से घोषणाओं के जरिए 20,97,000 करोड़ का तथाकथित राहत पैकेज दिया गया था कि यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। बाद में जानकारों ने पता किया, कैलकुलेशंस की, तो वह दरअसल 2 लाख करोड़ के करीब का राहत पैकेज था। बाकी तरलता, लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई थी, लोन मेले लग गए थे देश में, अलग अलग जगह की लोन ले लो, जेब में पैसा कम आया था। अब यह कहा जा रहा था कि सरकार को एक और फिस्कल स्टिमुलस देना होगा, लेकिन सरकार के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, माली हालत ठीक नहीं है सरकार की। दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हुई हैं कोरोना के चलते, तो सरकार भी संभल कर चल रही है कि अभी फिस्कल दे दिया स्टिमुलस और ये कोरोना और बढ़ गया। अभी सर्दियां आ रही है, आशंका जाहिर की जा रही है कि जैसे ही मौसम सर्द होगा कोरोना का संक्रमण और फैल सकता है। दिल्ली, जहां पर 3,000 अब रोजाना केसेस आ रहे हैं, काफी कुछ कंट्रोल में है, 15,000 केसेस रोजाना आ सकते हैं, इतना बड़ा स्पाइक भी आ सकता है। तो सरकार रुक रही थी और काला कोट गुलाबी अखबार वाले लगातार ये कह रहे थे आएगा आएगा आएगा। तो आज एक फेस्टिवल ऑफर आया है, एक फेस्टिव ऑफर सरकार ने दिया है। उसमें क्या किया सरकार ने? जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, और आपको बता दूं हमारे देश में 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी। अब उन्हें फेस्टिव सीजन के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे कि आप 10,000 रुपए ले लो, प्रीपेड रुपए कार्ड के रूप में ये पैसे दिए जाएंगे और 10 किश्तों में, यानी कि 1,000 रुपए की किश्तों में इसे बाद में आप लौटाते रहना। तो केंद्रीय कर्मचारियों की जेब में 10,000 रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा एलटीसी प्राइवेट लोगों को भी मिलती है, उनकी सैलरी का कंपोनेंट होता है। केंद्र सरकार में भी आपको छुट्टियों में जाना है, 4 साल में एक बार सरकार आपको वो पैसे देती है। तो अब उन पैसों के बदले आपको कैश देने की बात कर रही है सरकार की। आपको घूमने जाने की जरूरत नहीं है, जो आपका टिकट फेयर है वो हम बाकायदा आपको कैश में दे देंगे, आपकी जेब में पैसे आ जाएंगे और आप उसे खर्च कीजिए। और खर्च करने के लिए 12% या उससे ज्यादा जीएसटी जो लगता है ना जिन सामानों पर, आप उनको खरीदिए। 31 मार्च 2021 तक ये सामान आप खरीद सकते हैं। अब सरकार इसके जरिए कह रही है कि 36,000 करोड़ की डिमांड आ जाएगी, इतनी मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का पहिया और घूमेगा। इसके अलावा राज्यों को पैसा देने की भी बात हो रही है कि 12,000 करोड़ राज्यों को दे दिया जाएगा
उसके अलावा 1600 करोड़ पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, 900 करोड़ का उत्तराखंड और हिमाचल के लिए प्रावधान किया गया। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, हमारा आधारभूत का जो ढांचा है, उसके लिए 25,000 करोड़ और दिए जाएंगे। तो ये 37,000 करोड़ हो जाएगा। तो 36 और 37 मिलाकर 73,000 करोड़ की मांग क्रिएट की जाएगी, सरकार ये कह रही है। लेकिन इसमें चतुराई भी कर रही है क्या सरकार? ये पैसे तो देने ही होते हैं ना। एलटीसी, अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूं, वो पैसे तो दिए जाएंगे। एयर टिकट में वो या ट्रेन टिकट में उसका भुगतान तो होगा ही, वो तो सरकार ने पहले ही प्रावधान कर रखा है ना, वो मेरी सैलरी का कंपोनेंट है। ये अलग से पैसे हैं क्या? और जहां तक राज्यों को पैसे देने की बात है, जीएसटी पर जूतम पैजार हो रही है। सरकार 2,35,000 करोड़ तो उनके दे नहीं पा रही। ये 37,000 करोड़ रुपए जो सरकार देने की बात कर रही है, और ये 50 साल तक, 50 साल का लोन दिया जाएगा। 50 साल में आप इसको वापस कीजिए। अभी का पैसा सरकार नहीं दे पा रही है। एक और तस्वीर है इसमें जुड़ी हुई। आज कुछ और आंकड़े आए हैं। महंगाई दर 7% से अब ऊपर चली गई है। ये 7% से नीचे थी। जो महंगाई का लेटेस्ट आंकड़ा आया है 7.34% पर आ गई है, और इसमें सब्जियां 20.73। तो आप और मैं, हम जो सब्जियां खाते हैं, वो 21.25% उसके दाम बढ़े हैं, और पल्सेस के जो दाम हैं वो 14.67%, लगभग 15% का इजाफा वहां भी हुआ है। तो ये चिंता का सबब है। और जो औद्योगिक उत्पादन है, पिछले महीने का जो आंकड़ा आया है 8% का गोता खाया है। तो वहां से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। इस पूरी तस्वीर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। The leave travel concession and the leave encashment which go as one of the package, and two is this festival advance which we are resurrecting this time under the 7th pay commission, but this pay commission did not make a provision for it, but we are now creating it as a one-time offer and making it available for all government employees, not just for the non-gazetted ones. तो स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लेकर आई है सरकार। स्पेशल में इसलिए कह रहा हूँ, विशेष किस लिए है, क्योंकि जब 7वां पे कमीशन आया उसमें एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था। इससे पूर्व 6 पे कमीशन में 4500 रुपये मिलते थे, लेकिन इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने 10,000 रुपये का प्रावधान उसमें किया, और ये इंटरेस्ट फ्री एडवांस, इस पे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 10,000 रुपये आपको मिलेगा, और ये भी पैसा आपको प्री लोडेड होगा। जो रुपए डेबिट कार्ड है उसके ऊपर आपको 10,000 रुपये वीजा पहले ही उसमें भरा होगा। आपको केवल उसको खर्च करना है, और इसको वापस भी देना है तो 10 किस्तों में इसकी वापसी जाएगी, और आपको इस पर ब्याज कोई नहीं देगा। तो कम से कम सरकारी कर्मचारियों की जेब में पैसा आता दिखेगा। इसके अर्थव्यवस्था के लिए मायने क्या हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल, मोदी सरकार के फेस्टिवल पैकेज से आएगी बाहर? फिर से बता रहा हूं सवाल, मोदी सरकार के फेस्टिवल पैकेज से आएगी बाहर, और खर्च और कर्ज से भागेगा कोरोना का मर्ज। सरकारी कर्मचारी खर्च करेंगे, राज्यों को कर्ज मिलेगा, इससे कोरोना का मर्ज भागेगा क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति जानते हैं, बैंकर रह चुके हैं, जफर इस्लाम मेरे साथ हैं। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, अमर पटनायक, डॉक्टर अमर पटनायक राज्यसभा सांसद हैं, बीजेडी के सांसद हैं, और ये नौकरशाह भी रह चुके हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जराबी और अनिंदो चक्रवर्ती मेरे साथ हैं, और देश के जाने माने सीए शरद कोहली भी इस चर्चा में हैं। और मैं आज राजनेताओं से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, सिद्धार्थ आपसे शुरुआत करता हूं। ये फेस्टिवल पैकेज जो लेकर आई है सरकार, इस फेस्टिवल पैकेज से बाहर आ जाएगी? एक दरकार थी, मांग थी कि लोगों की जेब में पैसा जाए। इसे कैसे देखते हैं आज के इस फेस्टिव ऑफर को सरकार की तरफ से?
संदीप, आपके इसी शो पे कई बारी पास्ट में चर्चा करते हुए ये हमारी चर्चा हुई थी, और पिछली बारी मुझे ध्यान है कि मैंने ये जानकारी दी थी कि अक्टूबर मिडल के आसपास हम एक डिमांड पैकेज की देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आज की ये जो अनाउंसमेंट है ये एक पहली पैकेज है, और इसमें से 2-3 चीजों को जो बड़ा अनलॉक किया गया है, मान लीजिए उसमें से अगर 50% भी स्पेंडिंग हो जाए तो संभवतः कुछ पैसा बाजार में खरीदारी में आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक ही उदाहरण मैं दूंगा कि जो एलटीसी स्कीम है, उस एलटीसी स्कीम में यह हुआ था कि अगर कोरोना की कंडीशंस को ध्यान में रखें, लोग क्योंकि ऑफिशियली और लीगली ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो वो लीव ट्रैवल कंसेशन लैप्स हो जाता। क्योंकि एलटीसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपको एक्चुअल ट्रैवल के ट्रैवल रिसीट्स, होटल स्टे, कार, ट्रेन, प्लेन बुकिंग्स के रसीद देने होते हैं। तो एक तो सरकारी कर्मचारियों का ये पार्ट बच गया, और सरकार ने कहा कि ये बचाते हुए हम आपको एक अवसर दे रहे हैं कि आप गुड्स एंड सर्विसेज उस अमाउंट का कोई भी लें जिसपे 12% जीएसटी लगता है। तो एक प्रकार से ऐसे नहीं तो दूसरे हाथ से खर्चा तो ये करवाने सबके का लिए क्यों नहीं दे दिया? सिद्धार्थ, मुझे ये बताइए, प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी दे देते भाई। 8.5% है ना सरकारी कर्मचारी, तो 48,34,000 हैं, और हमारी फॉर्मल इकोनॉमी तो 6% है, टोटल इकोनॉमी 94% तो इनफॉर्मल है। तो ये सबके लिए करते। देखिए, ये पीएसयूज और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार का वहीं तक एक प्रकार से आदेश चल सकता है। प्राइवेट सेक्टर को ये एक प्रकार से हिदायत दी गई है करने के लिए, और ये भी कहा गया है सरकार ने अपनी दस्तावेजों में कि अगर स्टेट्स करें, और अगर 50% ही स्टेट्स करें, तो उसका भी एक बहुत बड़ा अमाउंट 9,000 करोड़ उनके द्वारा भी होगा। प्राइवेट सेक्टर में वस्तु स्थिति ये है कि प्राइवेट कंपनीज में एलटीसी की एडजस्टमेंट को लेके ऑलरेडी प्लानिंग हो रही है, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर इसका एक प्रकार से अपनी सैलरी पैकेजेस का गो अराउंड ऑलरेडी डिटरमिन तो जो करेगा। पैसा आ जाएगा, अनिश्चितता मैंने शब्द इस्तेमाल किया सिद्धार्थ, भरोसे की भी कमी है, पैसा आ भी जाएगा। फर्ज कीजिए मैं सरकारी कर्मचारी हूं, 10,000 रुपए मिल गए, कर्ज मुक्त हैं, 2 मार्च 31, 2021 तक देने हैं, मैं खर्च करूंगा या होल्ड करूंगा उसे? ये भी अभी एक सवाल बचा रहेगा। देखिए एलटीसी में तो कंडीशन है कि खर्चा करना पड़ेगा, और वो भी खर्चा करना है गुड्स एंड उन्हीं गुड्स पे जिनमें जीएसटी लगता है 12% का। तो इसका बेसिकली पर्पस सरकार का है कि जो व्हाइट गुड्स सेगमेंट है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, टीवी है, जो दिवाली के टाइम पे एक प्रकार से एक माहौल बनता था खरीदारी का, वो किया जाए। इसमें सरकार को खुद पे टैक्स रेवेन्यूज भी आएंगे, आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी बात। और बट अगर आप ये पूछें कि क्या इज दिस इनफ, जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन के लिए डिमांड मेजर चाहिए, तो मैं मानूंगा और ये आशा करूंगा कि शायद ये शुरुआती डिमांड स्टेप है, ये पहला कदम है। दिस इज नॉट इनफ, आप ये कह रहे हैं। ऑन इन इससे इकोनॉमी किक स्टार्ट हो जाएगी, जिस फिस्कल स्टिमुलस की दरकार थी, क्या वो ये है? देखिए संदीप, आप एक चीज देखिए कि पिछले साल 2019 में मैं सिर्फ Amazon और फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनका अगर एस्टिमेट देखो कि इन्होंने फेस्टिवल सीजन जिसको कहते हैं, तो त्योहार का जो मौसम होता है, उसमें उनका टोटल वैल्यू, जो ग्रोस वैल्यू कहते हैं सेल्स का, वो कितना था? तो वो 36,000 करोड़ था, 36,000 करोड़। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि ये जो हम दे रहे हैं, एक तो है 10,000 रुपए का एडवांस, और जो एलटीसी है उसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चीजें खरीदेंगे। इन सबको मिला के उन्होंने कहा शायद 8,000 रुपए का, 8,000 करोड़ का इंपैक्ट है। ये आप देखिए, मैं सिर्फ ई कॉमर्स की बात कर रहा था, वो 36,000 करोड़ का था पिछले साल। 8,000 करोड़ से क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। ये तो पहली बात है संदीप। और जो ये राज्यों को पैसा देने की बात है कि भाई 37,000 करोड़ अलग से उनके लिए पूंजी कर दी जाएगी, 12,000 करोड़ ले लीजिए, पूर्वोत्तर 1,600 लेंगे, उत्तराखंड हिमाचल को 900 करोड़, 25,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा दिया जाएगा।
हाँ जीएसटी पर जूतम पैजार हो रही है। 2,35,000 करोड़ दिए नहीं जा रहे, यहां कहा जा रहा है राज्यों को ये पैसे ले लो, 50 साल में वापस कर देना। तो ये जो 50 साल में वापस कर देना, एक तरीके से ये फ्री पैसा है, आप देख लीजिए, क्योंकि 50 साल बाद अगर ये 100 रुपए ले रहे हैं, और जैसे मोनिका हला ने कैलकुलेशन दिया है, आप मिनट में पढ़ सकते हैं कि 100 रुपए अगर लोन आपको मिल रहा है और उस पर आपको 4% भी देना पड़ता, तो ये इंटरेस्ट फ्री है। 50 साल बाद इफेक्टिवली आप 13 रुपए बाद वापस दे रहे हैं, तो ये एक तरीके से फ्री लोन है। लेकिन सवाल जो आपने पूछा है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पहली बात है, सरकारों के पास जीएसटी का पैसा नहीं मिला। सिद्धार्थ जराबी जी ने अभी कहा था कि सेंटर सोच रही है कि शायद स्टेट जो राज्य सरकारें हैं वो भी ये कर दे कि जो उनके अधीन जो कंपनियां हैं या जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी एलटीसी दिया जाए। लेकिन वो कैसे देंगे? उनके पास तो पैसे नहीं दिए गए हैं। उनको तो कहा जा रहा है कि आप अपना डेली खर्चा चलाने के लिए लोन लीजिए। दूसरी बात आप देखिए कि अगर हम देखें कि 7,500 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है नंबरों को देखना संदीप, यहाँ पे 7,500 करोड़, और इसको कहा जा रहा है कि अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल इनको छोड़ दीजिए और नॉर्थ ईस्ट इनको अलग पैसे दिए जा रहे हैं, तो 7,500 करोड़ मिलेंगे बाकी स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए। और इसको फाइनेंस कमीशन ने जो डिवीजन दिया है उस तरीके से डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर उत्तर प्रदेश जिसको सबसे ज्यादा मिलता है, उत्तर प्रदेश को लगभग 1,350 करोड़ मिलेंगे लोन में, बिहार को 720 के आसपास, 730 करोड़ के आसपास, और मध्य प्रदेश को 570 करोड़ के आसपास। मैं सिर्फ 3 आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मैं 2 क्वार्टर लूं, जो कि अक्टूबर से दिसंबर 2019 और फिर जनवरी से मार्च 2020, जो कि कोविड से पहले के 2 क्वार्टर है, तो हमारे देश में लगभग 9.5 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे। 9.5 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं। कोविड के बीच, लॉकडाउन के बीच ये बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, फिर भी उसमें भी 1,35,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं संदीप। अब आप देखिए कि उसके तुलना में 1,35,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट कोविड के बीच, उसमें आप 7,500 करोड़ का लोन दे रहे, उससे क्या प्रोजेक्ट होने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं। ठीक है, अब जफर इस्लाम ये बताइए, इस फेस्टिवल पैकेज से बाहर आ जाएगी, इसी फिस्कल स्टिमुलस की दरकार थी, या ये अभी पहला कदम है, सरकार को और वक्त देने की जरूरत है? देखिए संदीप जी, बहुत बार चर्चा किया था आपसे, पहले भी किया है और आज भी करने वाला हूं। नोक झोंक हम लोग में अक्सर होती रहती है कि मैं आपसे बात से सहमत नहीं, आप मेरी बात से सहमत, लेकिन आज कम से कम आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे कि जब आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया तो आप उस वक्त बार बार बहुत सारे डेटा आप दिखा रहे थे, बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे स्टैटिस्टिक बता रहे थे, लेकिन आज मैं आपको उसी स्टैटिस्टिक्स का हवाला देते हुए, जब अगर आप सीएमआई के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बारे में बात करते हैं तो देखिए वो कैसे हालत में है। आप देखिए, अगर आप रूरल इकोनॉमी देखिए, सीएमआई का आंकड़ा, रूरल इकोनॉमी नहीं आपने एक एक करके चलते हैं ना। सीएमआई का आंकड़ा ऐसा क्या अच्छा हो गया है उसमें? 1,88,00,000 व्हाइट कॉलर जॉब से 1,22,00,000 रह गए, 66 लाख लोगों की नौकरी चली गई। इसमें अच्छी बात क्या है? नहीं संदीप जी, आप तो कह रहे थे कि आप जिस वक्त आप बता रहे थे कि -23% जो है, 23% अनएम्प्लॉयमेंट है, कम से कम वो रेशियो आज बहुत पॉजिटिव तो है, बहुत अच्छी हालत पे तो है, जो आपके सीएमआई के डेटा बोल रहे हैं। हाँ, आप उस वक्त कह रहे थे रूरल इकोनॉमी बुरी हालत में, आज एक मिनट सर, रूरल इकोनॉमी जो है आज बहुत प्रॉमिसिंग है। आप दिखा रहे हैं जिस तरह से जैसे जैसे एज ऑफ रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, बिकॉज अनलॉकिंग हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तेजी से शुरू हो रहा है और ग्रोथ भी हो रहा है। आप एक्सटर्नल डिमांड बढ़ रहा है, आपका इन्वेंट्री कम है, आपका पीएमआई जो है दिख रहा है अच्छा, औद्योगिक उत्पादन, ये सारी चीजें पीएमआई की बात मत कीजिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं पीएमआई क्या होता है। आप सबको आईआईटी का आज ही आंकड़ा आया है, 8% की गिरावट है, औद्योगिक उत्पादन -8% पर है। मैंने देखा है, तो मैं कह रहा हूं कि आप हर महीने देखिए तो आपको जो प्री कोविड लेवल से काफी इंप्रूवमेंट हुआ है जब से आत्मनिर्भर, वो तो होना ही है, उसमें ऐसा क्या कमाल कर दिया? मैं आपकी एक मिनट, अरे भाई सुन तो लीजिए, फिर आप बात कीजिएगा। बीच में आपको टीका टिप्पणी करने की आदत है, और किसी को नहीं करते। हम लोग को सरकार को बोलने नहीं देते, इसलिए कि आप सरकार को चाहते नहीं कि सरकार अपनी बात कर पाए। मैं कह रहा हूं कि उस वक्त उससे बहुत सारी बातें अभी आपके सामने आंकड़े हैं जो पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब यह है, उस वक्त जो हमने एड्रेस करने की कोशिश की थी सप्लाई चेन,
और एक दो सेक्टर के बारे में आत्मनिर्भर पैकेज में किया था और ये संकेत दिया था कि सरकार जरूरत पड़ने पर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी सरकार डिमांड साइड के लिए भी अच्छे स्कीम्स लेके आएगी, अच्छे फैसले आएगी। अब अगर अनलॉक नहीं हुआ है और आप अगर टूरिज्म सेक्टर हो या फिर आप होटल्स है, रेस्टोरेंट है, इसके लिए कोई और अच्छी सर्विस सेक्टर के लिए कोई आप अगर पैकेज दे तो उस वक्त उसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए कि अब उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था। जैसे जैसे अनलॉक होगा जाहिर है सरकार के बारे में चिंता है कि डिमांड साइड पुश करना है, डिमांड को बढ़ाना है, तो नई नई अनाउंसमेंट जरूर करेगी सरकार जिससे डिमांड बढ़ेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये ठीक है आपकी बात जफर, और एक चीज बताइए देश की टोटल लेबर फोर्स एक छोटी सी बात उसके बाद मैं कह रहा था, आप जैसे कह रहे थे संदीप भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 25,000 करोड़ के लिए दिया है। देखिए 25,000 करोड़ को आइसोलेशन में देखिए या जो 12,000 करोड़ देख रहे हैं आइसोलेशन में देखिए, अगर इसको इक्विटी की तरह सरकार इस्तेमाल करती है 25,000 करोड़ के, तो बहुत सारा ऐसा आप इसी को फंड बना सकते हैं, सरकार दे सकती है जो कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे खर्च हो सकता है। जो आप अगर मैं एक छोटा सा उसके लिए 4,31,000 करोड़ दिए थे ना बजट में, ये 25,000 करोड़ अलग से देकर, मतलब ये फिगर सुनने में अच्छी लगती है, आप जमीन पर कैसे उतरेंगी, मेरा सवाल ये है। नहीं मैं कह रहा हूं कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल देखिए 4,13,000 करोड़ जो एडिशनल बोरिंग की है, वो आपको ये भी पता है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल है जो 3 महीने के फर्स्ट मार्च से जो है जून तक तो कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा रेवेन्यू था, धीरे धीरे बढ़ रहा है रेवेन्यू। जीएसटी अब 95,000 करोड़ पे आ गया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें जो है वो कमी आएगी। आप 2,35,000 करोड़ राज्यों को दे नहीं पा रहे, उनको बता रहे हो जी ये 37,000 करोड़ रुपए ले लो, आपस में बांट लो। 2,35,000 करोड़ तो उनका दे नहीं पा रहे। अभी अमर पटनायक से भी मैं ये सवाल पूछने वाला हूं। देखिए पैसे हम सबके स्टेट को दे रहे हैं, जैसे जैसे स्टेट के ड्यू होता है सरकार देती है। ये गलत बात है आपकी, कह रहे हैं कि स्टेट को पैसा नहीं दे रहे, लेकिन जो कहां दे रहे हैं, अभी कहां मिले हैं वो 2,35,000 करोड़? आप सही, मैं गलत कह रहा हूं, बताइए। सरकार बराबर नहीं सरकार पैसा रिलीज करे। आप हर दिन का खाता भाई लेके मत बैठिए। सरकार अगर स्टेट को नहीं देती तो स्टेट कैसे चलता? नहीं, अमर पटनायक यहाँ बैठे, अमर पटनायक को 2,35,000 करोड़ जो अभी नहीं मिले हैं कॉम्पनसेशन जो है, मिल गया क्या? एक मिनट, अमर पटनायक स्क्रीन पर, मैं अभी आपके पास फिर आ रहा हूं। अमर पटनायक पैसे मिल गए क्या? अभी सरकार कह रही है 50 साल के लिए लोन ले लो। तो चीज है कि आप जीएसटी के बारे में बात करते हैं। अभी तो जीएसटी का जो चल रहा है ये डिस्कशन, हमने बरसों ही ट्वीट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट को, हमारे सरकार को अप्रैल मई महीने का सिर्फ जीएसटी कॉम्पेंसेशन 496 करोड़ मिला। उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर का करीबन 3,000 करोड़ जो है वो मिला भी नहीं है। तो आप उसके लिए आरबीआई को विंडो करेंगे, वो उसके बाद जो भी है तो है 97,000 करोड़, उसको बढ़ा के 1 लाख करोड़ 1.10 लाख करोड़ तक किया हुआ है। लेकिन स्टेट के पास पैसा कहाँ है? तो ये जो बोल रहे हैं इक्विटी, तो इक्विटी आप लेके उसको तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होना चाहिए। उसके लिए यू टू गेट सम लोन, यू टू कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन पैसा तो स्टेट के पास नहीं है। पैसा जो सैलरी के लिए देने के लिए नहीं है, तो आप कहते हैं कि आप उनका जो एलटीसी है, कुछ स्टेट तो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, एलटीसी को कैंसिल करेंगे। वो थोड़ी ना एलटीसी के लिए कैश वाउचर देंगे जो भी आप जाके डिमांड बढ़ाइए, उसको खर्चा कीजिए। मेरे ख्याल में 2 चीज मैं बोलूंगा। एक चीज ये है, स्टेट्स का जो पावर है, फाइनेंशियल पावर, स्टेट कोविड हैंडल कर रहे हैं। स्टेट ही देश को इकोनॉमिक ये जो डाउनटर्न है उसी से निकाल सकते हैं। अलोन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट। लेकिन स्टेट के पास पैसा नहीं आ रहा है। आप जो 2,35,000 करोड़ का कह रहे हो, पहले तो 97,000 करोड़ जो बढ़ के अभी 1,10,000 करोड़ हुआ है, उसी का तो पहले हो जाए जितना जल्दी, उसका तो भी अभी नहीं हुआ है। मैं तो बोल रहा हूँ 4 महीने का जीएसटी कॉम्पेंसेशन सितंबर तक का हमको मिला ही नहीं है। उड़ीसा को नहीं मिला, किसी भी स्टेट को शायद नहीं मिला होगा। ना जब सेस नहीं आ रहा है, हम लोग इसलिए कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करके सबको देता तो अच्छा रहता, जल्दी होता, लेकिन वो अभी नहीं हुआ। अभी स्टेट ऑप्शन दिए, हम लोग ऑप्शन 1 दिए हैं, लेकिन उसका ऑपरेशनलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। ना सेकेंड पॉइंट ये है कि आप जो दे रहे हैं 12,000 करोड़ हर स्टेट के करीबन आएगा। मैं उड़ीसा के बोल रहा हूँ 300-350 करोड़ में, उसमें आप क्या करोगे? उसमें सिर्फ मुझे लगता है कि जो पुराने जो कुछ बिल्स होंगे उसको पेमेंट हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा
पैसा आएगा लोगों के पास, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, जो जिनका बिल पेंडिंग था वो हो जाएगा। ये इसलिए मैं जो पहले जो बोला जा रहा था कि ये जो इम्पैक्ट, मैं बहुत खुश हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक फिस्कल स्टिमुलस रियल सेंस में इकोनॉमी में इंजेक्ट किया हुआ है। डिमांड बढ़ाना है ये भी रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन सब चीज बहुत कम है। आप जो बहुत कम है, आपने बिल्कुल क्लियरली इसे पर्सपेक्टिव में डाला है। देखिए जफर इस्लाम, बीजेडी भी इसकी सराहना कर रही है कि फिस्कल फर्स्ट रियल फिस्कल स्टिमुलस आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा और व्यापक बनाने की जरूरत है। 3,500 करोड़ तो उनके जीएसटी के अभी बकाया हैं और 350 करोड़ उन्हें मिल जाएंगे इस 12,000 करोड़ में से, तो क्या होगा? देखिए, मैंने कहा संदीप जी कि आप इसको इन आइसोलेशन में अगर देखेंगे कि भाई यही कुछ है, उसके बाद कुछ नहीं होना है, मैंने ऐसा कहा, सरकार ने भी ऐसा कहा। मैंने पहले भी कहा कि सप्लाई साइड में काफ़ी हद तक काम किया गया है। सेक्टोरल अनाउंसमेंट कुछ हुआ नहीं एक्सेप्ट 1-2 सेक्टर को लेके, फाइनेंशियल सेक्टर को, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बहुत एनालिसिस की गई है। हो सकता है कि सरकार आगे आने वाले दिनों में ध्यान रखते हुए कि डिमांड पुश करने के लिए क्या व्यापक कदम होंगे वो लेना चाहिए। मैं गौरव के पास जाऊंगा, लेकिन मैं इतना सिर्फ कह रहा हूं कि सिर्फ देखिए, जब तक लॉकडाउन था या पूरे तौर से अनलॉक नहीं हो जाती है, कोई भी अनाउंसमेंट कीजिएगा उसका इम्पैक्ट लिमिटेड होगा। इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है उसके साथ साथ मेजर्स भी अनाउंस बिल्कुल ठीक है, वैलिड पॉइंट है जफर आपका, सही डायरेक्शन में, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मेरा सवाल देखिए ये है, आपने सरकारी कर्मचारियों को ये सौगात दी है, बहुत अच्छा किया। 48,34,000 है ना सरकारी कर्मचारी, ठीक है। हमारी लेबर फोर्स कितनी है? लगभग 50 करोड़। जेब में पैसा किन लोगों को चाहिए? क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारी की जेब में पैसा आने से काम चल जाएगा क्या? बाकियों का क्या? यह सवाल तो रहेगा ना। ये जायज सवाल पूछ रहा हूं मैं या गलत पूछ रहा हूं जफर? नहीं, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप आज जिस स्थिति में पूरी दुनिया है और ख़ास के इंडिया की इकोनॉमी को देखिए, जो उसमें उसके हिसाब से बहुत सोच समझ के कदम लेने होंगे। इसलिए कि देखिए कई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे आप बोलने को, क्रिटिसाइज करने के लिए सरकार को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, सबको अधिकार है, लेकिन जब उस गद्दी पे बैठेंगे तो उनको लगेगा कि बहुत सारी चीजें नहीं, सवाल पूछने को क्रिटिसिज्म मत मानिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, आज अगर सरकार जो है 4,10,000 जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल की वजह से 4,10,000 करोड़ के 13,000 करोड़ का ऑलरेडी एडिशनल बोरिंग किया, क्या आपको लगता है कि जो डेट टू जीडीपी आज जो नंबर्स है, क्या हमें और रेस करना चाहिए? और अगर रेस करेंगे नहीं तो करना चाहिए? आप बैंक कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट को मारो गोली, वित्तीय घाटे को मारो गोली, नोट छापो। ऐसे टाइम पर जरूरत होती है लोगों को पैसे की। सुनिए, अरे एरिक सुन तो लीजिए। अगर मैं आपकी बात को मान लेता हूं, चलिए एडिशनल बोरिंग आप कहते हैं कि और एडिशनल बोरिंग कर लीजिए। आप ये बताइए कि क्या आपके सामने कोई मापदंड है? रेटिंग एजेंसीज के सामने तो मापदंड है कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो रेटिंग डाउनग्रेड आपका हो जाएगा। रेटिंग डाउनग्रेड होने के बाद क्या आपके कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस कभी आपने किया है कि रेटिंग डाउनग्रेड का क्या होगा? वो भी वैलिड पॉइंट है, पर आप रेटिंग एजेंसीज के कितनी देर तक मोहताज रह सकते हैं? पहले हमें अपने देश को संभालना ना। एक मिनट गौरव वल्लभ, सरकार ने पहला कदम उठाया है, रियल फिस्कल स्टिमुलस। कांग्रेस सरकार लगातार कह रही थी 7,500 रुपए डाल दो लोगों की जेब में है, सरकारी कर्मचारियों की जेब में तो अब पैसा डाला जा रहा है। देखिए संदीप जी, पहले आज की योजना है एलटीसी कैश वाउचर, जिसको मैं कहूंगा अपने पैसे खर्च करो ऐसे। संदीप जी, आपने कहा कि अब 18% से ज्यादा वाली वस्तुओं पे आप खर्च कर सकते हैं, 12%। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और यहाँ जो सज्जन बैठे हैं सरकार की तरफ से, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ये मन बना लिया है कि एयरलाइन कंपनियां, होटल्स, उनका पूरा सत्यानाश करना है, क्योंकि जो पैसा उनको जा रहा था आपने इधर डाइवर्ट कर दिया? नंबर 1। नंबर 2, इनकी आज की योजना थी फेस्टिव एडवांस, उसको मैं कहूंगा 13 तुझको अर्पण। मैंने एक कैलकुलेशन करी है संदीप जी, इस 10,000 रुपए के फेस्टिव एडवांस से हर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को प्रति मंथ 40 रुपए का फायदा होता है ब्याज का। तो ये सरकार का एक स्टिमुलस है, 40 रुपए का पर मंथ सरकारी कर्मचारी को, ये सरकार उसको स्टिमुलस मानती है। और तीसरा, आपने कहा बात कर रहे हो 12,000 करोड़ रुपए की जो राज्य सरकारों को दी जाएगी।
संदीप जी, आपको पता है पूरे देश के सारे राज्यों को मिला दें तो सारी राज्य सरकारों का बजट है 9 लाख करोड़ और 12,000 करोड़ रुपया होता है 1.33%। मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या 1.33% राज्यों की कैपेक्स स्पेंडिंग बढ़ाकर हम -23.9% की मंदी से बाहर आ सकते हैं? ऐसी बचकानी बातें करते हैं आप। तेरा तुझको अर्पण, तुम्हारा पैसा खर्च करो ऐसे, और ऊंट के मुंह में जीरा, ये इसका नटशेल है आज की जो घोषणाएं। पर एक बात जरूर इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इनको 6 महीने बाद एक चीज समझ में आई, उम्मीद करता हूँ पूरी याद रहेगी कि डिमांड बढ़ाने की जरूरत है। पर जो आज आपने किया, अगर आपको ये लगता है कि उससे डिमांड बढ़ा लोगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आप इनक्रेडिबल इंडिया का क्या होगा संदीप जी? इनक्रेडिबल इंडिया एक स्कीम थी ना केंद्र सरकार की, आपने तो होटल और एयरलाइन को तो कह दिया वहां खर्च मत करो, अब इधर खर्च करो, तो वो सब बंद हो जाए इनक्रेडिबल इंडिया। मुझे ये बताइए, 40 रुपया आपको लगता है प्रति माह एक केंद्र सरकार के कर्मचारी को फिस्कल स्टिमुलस है? और केंद्र नहीं, सरकारी कर्मचारी के पास ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन दी गई है, अगर वो घूमना चाह रहा है तो वो जाए। सरकार ये थोड़ा कह रही है कि नहीं देंगे जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस कोरोना के माहौल में ज्यादातर कर्मचारी शायद ना जाए, तो आप उनको जो जाना चाहते हैं उनको भी कह रहे हो कि आप इधर डाइवर्ट करके खर्चा नहीं, ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाला काम कर रहे हैं आप। सरकार एडवांस दे रही है यहाँ पर। संदीप जी, वैसी बात हो गई कि मेरे हाथ पे भी लगी और मेरे पैर पे भी लगी, तो हाथ पे लगी हुई का बैंडेड उतार के पैर पे लगी हुई के बैंडेड पे लगा दिया, तो यहाँ पे घाव होता जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ठीक होगा, फिर कहेंगे यहाँ से उतारो यहाँ लगाओ। इस तरह इकोनॉमिक नहीं चलती है, ठोस नीतियां बनानी पड़ेगी। और अभी मेरे दोस्त भाजपा के थे, वो कह रहे थे कि हमें तो रेटिंग की डाउनग्रेड से हमें डर लगता है। अरे आप सबने तो ये किया, फिर भी रेटिंग डाउनग्रेड हो गए ना। सॉवरेन रेटिंग आपकी डाउनग्रेड हुई है देश की, इनको शायद पता नहीं है या जानकारी नहीं होगी, पर इनको बताना चाहता हूँ, सॉवरेन रेटिंग डाउनग्रेड हुई है। और रेटिंग का आज के समय में ध्यान रखना संदीप जी ऐसे ही है जैसे घर में आग लगी हुई हो और मैं अपने शर्ट के फ्रीज को सेट कर रहा हूँ। रेटिंग का आज ध्यान रखने का समय नहीं है, लोगों के हाथ में एडिशनल पैसा देने का समय। एक सवाल बोल के अंत करूंगा, आज के स्टिमुलस से आम हिंदुस्तानी को कितने रुपए उसके हाथ में एडिशनल मिलेंगे? मुझे इस बात का आज उत्तर दे दीजिए। मेरे पास टैक्स एक्सपर्ट हैं इस मामले को लेकर, शरद कोहली। अब आपकी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। मैं 1 मिनट आ रहा हूं जफर, पहले एक पॉइंट में क्लैरिफिकेशन ले लूं। मैं आ रहा हूं जफर, पूरा टाइम मिलता है सबको यहाँ पर। शरद कोहली यहाँ पर दावा कर रहे हैं, गौरव वल्लभ, कि 40 रुपए का फायदा मिलेगा एक सरकारी कर्मचारी को। उनकी कैलकुलेशन उन्होंने अपने हिसाब से की होंगी। आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, ये 40 रुपए का ही फायदा है? ये क्या फायदा होगा? ये रियल फायदा भी है या कागजों में, आंकड़ों में ये देखने में, सुनने में अच्छा लग रहा है मात्र? देखिए, पहले मैं संदीप, इसमें कुछ भ्रम है, भ्रम हटा दूं। जो स्कीम आई है वो स्कीम ये है कि अगर सरकारी कर्मचारी एलटीसी, उसको एक बेनिफिट मिलता है 4 साल में 2 बार, वो या तो अपने होम टाउन जा सकता है या अपने परिवार को लेके 2nd क्लास रेलवे एसी फेयर या इकोनॉमी क्लास एयर फेयर का टिकट दिखा के वो उसको रिइंबर्स कर सकता है। अब ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने अपने एलटीसी अवेल इस साल नहीं किए क्योंकि कोरोना की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाए। ये नहीं था कि होटल और एयरलाइन के गौरव भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, जफर भाई भी बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग उसको अवेल नहीं कर पाए, तो उनका एलटीसी बर्बाद ना हो जाए, एक्सपायर ना हो जाए, इसलिए ऑप्शन दी गई कि मान लीजिए आपको 60,000 रुपए का घर का सामान खरीदना है संदीप, एक मुझे एसी खरीदना है, एक मुझे छोटा टीवी खरीदना है, एक माइक्रोवेव खरीदना है। अब वो मुझे 75,000 रुपए का सामान पड़ रहा है, तो मेरा अगर 25,000 रुपए एलटीसी में पड़ा है तो मैं उस एलटीसी को 25,000 की फंडिंग कर लूंगा और वो 25,000 के बिल मुझे मिल जाएंगे जिसमें 12% से ज्यादा जीएसटी है। डिजिटल माध्यम से मैं पेमेंट करूंगा, कैश पेमेंट नहीं करूंगा, और मुझे वो 75,000 का सामान एक तरह से 50,000 रुपए का पड़ जाएगा क्योंकि 25,000 मेरा बर्बाद हो रहा था। पहली बात तो ये है। अच्छा, निजी क्षेत्र की जहां तक एम्प्लॉइज की बात है, आपको पैकेज में एलटीए मिलता है जिसको हम लीव ट्रैवल अलाउंस कहते हैं, वो पैकेज में मिलता है। उसकी सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन जब मिलती है संदीप, अगर आप अपने बिल सबमिट करते हैं 4 साल में 2 बार, आपको उसकी बेनिफिट मिलती है, वरना वो एलटीए आपको यू में मिलता है, यू में मिलता है। पर सरकारी टैक्स कट के मिलेगा ना अगर मैं नहीं गया तो।
अगर आप नहीं गए तो फिर वो नहीं मिलेगा, वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए उसको बर्बाद ना हो जाए, इसलिए किया गया। ये पहली बात। दूसरी बात इसमें ये है कि जो सरकार का आपने फेस्टिवल एडवांस की बात करी, देखिए नवरात्रे आ रहे हैं, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, उसके बाद क्रिसमस आ रहा है, गुरु पूरब आ रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि लोग अपना साल भर का पैसा बचा के रखते हैं इन दिनों में खर्च करने के लिए। अब आपका यह प्रश्न जरूर वैलिड है कि केवल 48-49 लाख एम्प्लॉइज इसका फायदा उठाएंगे, बाकी की जो व्हाइट कॉलर्ड या सेमी व्हाइट कॉलर्ड वर्कफोर्स है उसको फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरी ये सलाह है कि एक एक्ट है संदीप, जिसको FRBM कहते हैं, हमारे जफर भाई और गौरव भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट कहते हैं। मैंने उसका, संदीप, जफर भाई को पहले भी पता है, मैंने उसका दूसरा नाम रखा था कि इस समय आप उसको फॉरगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस समय अमेरिका जैसी इकोनॉमी का भी 20% फिस्कल डेफिसिट पहुंच चुका है। तो इस समय थोड़ा सा सरकार को अपने पर्सेस को खोलना पड़ेगा और लोगों पे खर्चा। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिस प्रकार आत्मनिर्भर भारत में संदीप एक सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट हुई थी, लगातार 5-6 दिन तक दोनों के दोनों वित्त मंत्री आके और अनाउंसमेंट करते रहे थे। मैं ज्यादा खुश होता अगर वो कहते आज ये पहली अनाउंसमेंट है फिस्कल स्टिमुलस की, आज ये पहली अनाउंसमेंट है कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट करने के लिए। पर मैं उम्मीद करता हूं, और जफर भाई भी इस बात से एग्री कर रहे हैं, उन्होंने बोला भी है कि ऐसी स्कीम्स और आएंगी और बाकी की जो पर ये अगर वित्त मंत्री के मुंह से आ जाती अमर पटनायक तो और बेहतर होता। क्या आप भी ये बात मानते हैं? एक रोड मैप तो हो कि फिस्कल स्टिमुलस कैसे आएगा, चलिए कैलिब्रेटेड आएगा। रेटिंग एजेंसीज की बड़ी हमें चिंता है, जैसे जफर कह रहे हैं। मैं संदीप जी, दो चीज मैं कहना चाहता हूं कि इकोनॉमी जो वी शेप रिकवरी का आप बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता जब तक स्टेट का फिस्कल स्ट्रेंथनिंग डजंट टेक प्लेस। उनको जो पैसा आना चाहिए नहीं आता है, वो उसी पैसा को इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करेंगे, एग्रीकल्चर में, टूरिज्म में हर खर्च करेंगे। तो वो जब तक नहीं होगा, वो जितने भी बात कर रहे हैं रेटिंग एजेंसी, आप क्या सोचते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मायने रखता है? स्टेट का डेट जीडीपी रेशियो इज इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं होता है। वैसे आरबीआई का आप रिपोर्ट देख लीजिए, डेट टू जीडीपी रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों को मिला के इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो आप जब स्टेट के पास आप कुछ रखा ही नहीं है लोन बोरोइंग करने के लिए, बहुत मिनिमम स्कोप रहा और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, 97,000 करोड़ के ऊपर जो होगा मार्केट बोरोइंग पे जो रहेगा, क्राउडिंग आउट ऑल्सो टेक प्लेस। मुझे तो लगता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो आप सोच रहे हैं आने से इकोनॉमी बढ़ेगा, जो कि प्री कोविड टाइम्स में कि था भावना उसी तरह वो नहीं हो पाएगा अभी। मुझे तक तो लगता है कि ये जो स्टिमुलस पैकेजेस जो छोटे छोटे इंक्रीमेंटल, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको सोचना होगा कि प्री कोविड टाइम पे भी हमारा स्थिति कुछ अच्छा नहीं था। मतलब इन छोटी छोटी शॉट से कोई काम नहीं होने वाला है। ऑनलाइन बूस्टर शॉट की जरूरत है, लेकिन बूस्टर शॉट कैसे दे सरकार? जो यहां पर जफर इस्लाम कह रहे हैं कि हमें रेटिंग एजेंसीज का भी ख्याल रखना होगा, हमारी रेटिंग स्टम्बल कर जाती है, हम जंकयार्ड स्टेटस से एक पायदान ही ऊपर हैं, तो देश के लिए और दिक्कत हो जाएगी, हमें और पैसा नहीं मिलेगा तो हम और बुरे फंस जाएंगे। मुझे दो सवाल है। पहला है कि इस पे आपने कहा कि रेटिंग एजेंसी अगर डाउनग्रेड कर दे तो हमारा क्या होगा। सबसे पहला इंपैक्ट जो होगा वो है कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा आता है वो नहीं आएगा, वो सबसे पहले चला जाएगा, क्योंकि आपका जो रिस्क प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा हमारे देश में। तो स्टॉक मार्केट में बाहर का पैसा निकल जाएगा और उसका एक इंपैक्ट होगा हमारे एक्सचेंज। नहीं, स्टॉक मार्केट तो कोरोना नाम के भूत को जानता ही नहीं, वो तो नई नई ऊंचाइयों पे जा रहा है, तो वही सवाल लिक्विडिटी की बिना पर, फंडामेंटल्स कुछ नहीं हो रहे वहां। तो आप देखिए कि भारत का सॉवरेन रेटिंग तो डाउनग्रेड हुआ है ना, गौरव जी जैसे कह रहे हैं कि जून में ही मूडीज ने डाउनग्रेड किया है, उसके बाद भी तो पैसा आ रहा है, उसके बाद भी तो स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है, कौन सा नहीं आया? स्टॉक मार्केट एक अलग जगह है टोटली, वो आप छोड़िए। मैं इस चीज पर वापस आऊंगा कि आपको याद होगा कि सरकारी कर्मचारियों का डीए अनाउंस किया था 21%, 17% से 21% डीए बढ़ाया जाएगा और उसको फ्रीज कर दिया गया कि ये अभी नहीं दिया जाएगा क्योंकि कोरोना आ गया है और ये इस काल में सरकार खर्चा नहीं कर सकती है और इसका अरियर भी नहीं मिलेगा कहा गया था। आप सोच लीजिए अगर 20,000 रुपए पे डीए दिया जाए और वो अगर 17% हो तो 3,400 रुपए होगा प्रति महीने, अगर वो 21% पे जाता तो 4,200 रुपए।
अब आप देखिए कि ये जो फर्क है, ये जो 4,200 का मैं जो फर्क आपको कह रहा हूं, ये आप देखेंगे तो लगभग हमारे 800 रुपए का डिफरेंस है। 6 महीने में तो 5,000 रुपए, तो यही जो 20,000 का जिसका बेसिक सैलरी है उसका ही तो 5,000 रुपए का लॉस हो गया है। वो आप दे दीजिए ना, वो आप पहले तो मतलब आंकड़ेबाजी हो रही है, ये बुक कीपिंग की जादूगरी है क्या? ईपीएफओ के भी पैसे नहीं आए हैं, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो सिद्धार्थ, अभी जो आईआईपी, मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं चर्चा को, आईआईपी के आंकड़े देखिए, 8% की अभी गिरावट है, -8% पर है हमारा औद्योगिक उत्पादन की विकास दर, और महंगाई दर अब लगातार बढ़ती जा रही है 7.5%। एक तरफ अभी पहिया नहीं घूम रहा है, और पहिया नहीं घूम रहा था तो थोड़ी महंगाई काबू में थी, अब महंगाई भी बढ़ रही है पर पहिया भी पूरे तरीके से नहीं बढ़ रहा है। सिद्धार्थ तक आवाज नहीं जा रही है। जफर, आप ही इस बात का जवाब दें जो मैं सिद्धार्थ से पूछना चाह रहा था। देखिए संदीप जी, दो बातें हैं। पहली बात आप इन्फ्लेशन पे और दूसरी आईआईपी पे। मैं इन्फ्लेशन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सीजनल फैक्टर है, कुछ चीज़ों के दाम बढ़े थे, और लेकिन जो भी फोरकास्ट देख लिए, आप भी देखते हैं, आप देखिए स्ट्रीट का जो फोरकास्ट है वो अगले 1-2 महीने में, जो दिसंबर तक, वो उसके दिसंबर क्वार्टर के बाद ये नीचे आने वाली है। अब आप मौसम बताने लगते हैं, विपक्ष में होते हैं तो हल्ला काट देते हैं महंगाई को लेकर। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको ये टेम्पररी, पूरे साल का अगर पूरे 6 साल का आप वेटेड एवरेज निकालिए तो 4% भी नहीं है जो हमारा इन्फ्लेशन रेट पूरे 4-6 साल का। अगर एबरेशन बीच में है किसी सीजनल फैक्टर के, किसी वजह से, जिसके वजह से खाने पीने की चीजें 2 साल से विकास दर लगातार नीचे आती जा रही है ना। विकास दर अगर कम होगी, महंगाई भी कम हो जाती है ना। अभी मैं आपको पता है विकास के लिए थोड़ी महंगाई की जरूरत पड़ती है, ये तो आप इकोनॉमिक्स जानते ही हैं। बिल्कुल पता है, बिल्कुल जानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम कोई ग्रोथ को सैक्रिफाइस, इन्फ्लेशन के लिए कोई ग्रोथ सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्पाइक दिख रहा है, ये स्पाइक जो है वो टेम्पररी है, फूड इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा। हम ये नहीं कह रहे कि इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए हमको ग्रोथ को सैक्रिफाइस करेंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा। लेकिन हम इन्फ्लेशन को, एमपीसी है वो देखते हैं, ग्रोथ सैक्रिफाइस हो रही है ना। आईआईपी के आंकड़े देखिए, जब तक पैसा अंदर नहीं डाला जाएगा इकोनॉमी के, ये पहिया नहीं घूम रहा है। ये बात भी साबित हो रही है ना जफर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मई को 5 महीने हो गए तो वो 20,97,000 करोड़ रुपए तथाकथित रूप से इकोनॉमी में डाले हुए। नहीं, बट देखिए संदीप जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, अब ये कह रहे थे कि एयरलाइंस, हॉस्पिटल, होटल्स, रेस्टोरेंट, इनके पैसे डाइवर्ट कर रहे। अरे भैया, जरा अनलॉक तो होने दो, वो वापस तो आए बिजनेस में, तभी तो इस्तेमाल करेंगे कुछ भी अगर हम उनके लिए। ठीक है गौरव, रिस्पॉन्ड कीजिए, 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। गौरव, 1 मिनट का समय है। गौरव, स्क्रीन पर नहीं आ रहे। मैं तो जी संदीप जी, ये पैकेज वैसा ही है जैसा 20 लाख करोड़ का था। उस 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद सारी अंतर्राष्ट्रीय और देशी बैंकों ने और एजेंसियों ने जो भारत की जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन था उसको डबल किया है। वर्ल्ड बैंक जो पहले मानता था कि 2021 में -3.2 की विकास दर रहेगी, उसने अभी 2 वीक पहले उसको -3.2 को रिवाइज करके -9.6 किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जो यहाँ सज्जन बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, लोगों के हाथ में नया पैसा डालिए। ये लोगों की जेब से, एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में डालने का गलत काम बंद कीजिए, नया पैसा डालिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए काट के उनको कहते हो दिए, कैश वाउचर ले लो, कभी कहते हो कि 10,000। अरे कुछ सब्सटेंशियल देश के उन लोगों के लिए कीजिए जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है, उन मजदूरों के लिए कीजिए जो शहरों से गांव गए और आज उनके पास नौकरी नहीं है। ठीक है सिद्धार्थ, जरा भी स्क्रीन पर। सिद्धार्थ, 40 सेकंड्स हैं, कंक्लूडिंग कमेंट चाहिए। आपने शुरुआत में ही कहा कि ये वेलकम स्टेप है, लेकिन और करने की जरूरत है। जब तक सही मायने में लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, और ये 10, 20, 30 हजार करोड़ से क्या काम चल जाएगा? डू वी नीड अ रियल फिस्कल स्टिमुलस? सही मायने में एक सब्सटैंशियल पैकेज की जरूरत है लोगों की जेब में, ताकि पैसा जाता दिखे। देखिए संदीप, मेरा ये मानना है कि जो आज प्रेजेंटेशन दी गई और उसकी अगर आप आखिरी लाइन पढ़ें तो मेरा ये मानना है कि ये क्लियर हो गया है कि कोई बिग बैंग स्टिमुलस तो आने वाला नहीं है। इसी प्रकार के छोटे छोटे स्टेप शायद किए जाएंगे। सरकार काम तो एक प्रकार से चल रहा है, बट ग्रोथ वापस नहीं आएगी।
ग्रोथ वापस नहीं आएगी। बिग बैंग यहां पर स्टिमुलस की जरूरत है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी होना होगा। रेटिंग एजेंसीज पर इतना भरोसा या उनके आगे इतने भी हमें नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है जो ऑन इन कह रहे हैं। ये मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में कुछ मौके भी मिलते हैं, उसका फायदा सरकार को उठाना चाहिए ताकि आपको मुझको भी सही मायने में फायदा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा